तो बाद कॉलेज कॉलेज के एंट्रेंस पर दो कार एक साथ आमने सामने आकर रुकी। एक दानिश की कार थी तो दूसरी रेयान की कार थी। दानिश अपनी कार से ब्लैक शेड्स लगाए एरोगेंट आवाज में अंतरा का हाथ पकड़े बाहर निकला। अंतरा को पता था हाथ छुड़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दानिश हाथ छोड़ने वाला नहीं था, जिस वजह से वो इसी तरह दानिश के साथ चलने लगी। वहीं रेयान अपनी कार से उतरा और उसके साथ सौम्या बाहर निकली। दानिश रेयान को इग्नोर कर अंतरा के साथ जाने लगा। तभी रेयान उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, किसी दूसरे की चीज पर तुम्हें अपना हक जताने की बहुत बेकार आदत लगी है, दानिश ओबरॉय। ये बोलकर रेयान अंतरा के हाथों में दानिश के हाथ को घूरने लगा। वहीं सौम्या एकटक दानिश को देख रही थी। वो शायद खो गई थी दानिश की बोल्ड और चार्मिंग पर्सनालिटी में। उधर दानिश रेयान की बात सुनकर बोला, ये बात तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, किसी दूसरे की चीज पर अपना हक जताने की, इसलिए आगे से थोड़ा दिमाग लगा कर बोलना। बट सॉरी, दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए अब आगे से तुम कुछ मत बोलना, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वहीं अंतरा ने अब जाकर रेयान को गौर से देखा। उसे अपनी कुछ धुंधली बातें याद आने लगी, पर उसने ज्यादा वक्त बचपन में रेयान के साथ नहीं बिताया था, क्योंकि रेयान विदेश चला गया था, जिस वजह से अंतरा को रेयान ज्यादा याद नहीं था। पर उसे इतना जरूर अब याद था कि वो बचपन में उसके साथ खेलती थी और इसीलिए रेयान उसके पीछे पड़ा था। अंतरा को अब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। तभी अंतरा की नजर उसके बगल में खड़ी सौम्या पर गई और उसने सौम्या की नजरों का पीछा किया, जो कि दानिश पर टिकी थी। ये देखकर अंतरा की आंखें अपने आप छोटी हो गईं। सौम्या दानिश को कितने इंटेंस तरीके से देख रही थी। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया और वहीं रेयान गुस्से से चिढ़कर बोला, सब पता है मुझे, इस दानिश ने मेरी अंतरा के साथ कुछ उल्टा सीधा किया है, इसीलिए वो मुझसे दूर भाग रही है। ये बोलते हुए वो सौम्या की तरफ मुड़ा, जो अभी भी कहीं खोई हुई थी। तो रेयान उसे घूर कर देखते हुए उसे कॉलेज के अंदर ले गया। वहीं दानिश अंतरा को अंदर कॉरिडोर के पास ले जाकर उसे दीवार से सटाते हुए वार्निंग देते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम उस रेयान से बिल्कुल बात नहीं करोगी, ओके? अंतरा ने इस पर गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं। दानिश उसकी बात सुनकर फिर उसके पिंक लिप्स को देखते हुए धीरे से बोला, बाय द वे, योर लिप्स आर सो टेम्पटिंग सिली गर्ल, कैन आई टेस्ट इट? अंतरा दानिश को खुद से दूर करके ब्लश करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं दानिश? वैसे भी कल की वजह से अभी भी मेरे होंठ दर्द कर रहे हैं और ऊपर से अब आप फिर से। दानिश ने फिर कुछ सोचकर अंतरा को जाने दिया और अंतरा तुरंत अपनी क्लास में चली गई। इधर तभी दानिश के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा अपनी क्लास में श्रेया के साथ बैठी स्टडी कर रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे और सभी का फोकस लेक्चर पर था। टीचर किसी ग्राफ को समझा रहे थे और उसमें से ही क्वेश्चन पिक करके सभी स्टूडेंट्स से पूछ रहे थे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहे थे तो कुछ आंसर बता दे रहे थे। अंतरा उस ग्राफ को देखकर खुश लग रही थी, क्योंकि उसे सारे आंसर आते थे और वो तुरंत उसका जवाब दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स और टीचर भी उसे बार बार देख रहे थे, क्योंकि वो टफ सवाल था जिसका जवाब अंतरा इजीली दे रही थी। तभी श्रेया उसे कोहनी मारते हुए बोली, क्या बात है मैडम, तुम तो आइंस्टीन बन गई हो आज। उसकी बात पर अंतरा चहकते हुए बोली, क्योंकि दानिश ने मुझे ये सब ऑलरेडी पढ़ाया है, जिस वजह से मुझे आज सारे आंसर आराम से आ रहे हैं। श्रेया ये सुनकर अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, हाउ लकी यू आर, काश मुझे भी शिवम पढ़ाते, पर उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर दानिश सर तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे तुमसे अब जलन हो रही है। ये कहकर वो धीरे से हंसने लगी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, इतनी भी लकी नहीं हूं मैं, क्योंकि दानिश सिर्फ कुछ ही चीजों में अच्छे हैं, बाकी तो वो बहुत बुरे हैं। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूर कर देखने लगी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व इस वक्त सोफे पर बैठा था और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, ऑफिस का वर्क। उसने अब यहाँ की अपनी भारद्वाज कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया था और अब वो दिल्ली से ही ऑफिस संभालने वाला था। अथर्व लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसके पास किसी का कॉल आया। अथर्व ने फोन देखा तो उस पर राघवन नाम शो हो रहा था।
राघवन ग्रोवर रेयान ग्रोवर का बड़ा भाई था और अथर्व का बिजनेस पार्टनर के साथ दोस्त भी था। पर रेयान से बहुत ज्यादा खतरनाक राघवन ग्रोवर था, जिसका अंदाजा अथर्व को अच्छे से था। राघवन इंडिया में नहीं रहता था, वो लॉस एंजलिस में रहता था। इधर अथर्व ने कॉल पिक किया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय, कैसे हो यार? और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उधर से एक भारी आवाज आई, मैंने सुना कि तुम्हारी छोटी बिछड़ी हुई बहन मिल गई है तुम्हें। इधर से अथर्व ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ राघवन, किट्टू हमें मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। इस पर राघवन वापस बोला, अपना वादा मत भूलना जो उसके डैड ने मुझसे किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई रेयान से करेंगे। इसलिए अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें ही उनके वादे को निभाना है। और अगर तुम इससे पीछे हटे तो तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी और उसमें मेरा वो बेवकूफ भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अथर्व की पकड़ फोन पर कस गई और वो चुप हो गया। तो उधर से राघवन बात खत्म करते हुए बोला, बचपन में वो तुम सबसे दूर हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उस बारे में तुमसे। पर अब वो मिल गई है तो उसे ग्रोवर खानदान में ही आना होगा, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। इस बार अथर्व बोला, देखो राघवन, उन्होंने पहले जो भी वादा किट्टू के लिए किया था उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अगर किट्टू इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई, उसने रेयान को पसंद नहीं किया, तो मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही तुम मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाओगे। ये सुनकर राघवन उधर गुस्से से हुंकारते हुए बोला, राघवन ग्रोवर को ना सुनने की आदत नहीं है। मेरे पापा उसे ग्रोवर खानदान में बहू के तौर पर चाहते हैं, तो वो ही मेरे घर में आएगी। फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। बचा सकते हो अपनी बहन को तो बचा लो इस राघवन ग्रोवर से। ये कहकर उधर से राघवन ग्रोवर की शैतानी हंसी गूंजी और कॉल कट हो गया। इधर अथर्व के चेहरे पर टेंशन आ गई राघवन की ऐसी बातें सुनकर, और वो खुद से बोला, रेयान दिल का साफ है, पर उसका बड़ा भाई राघवन से मुझे अपनी बहन के लिए बहुत डर लग रहा है। कहीं अगर शादी रेयान से हो भी गई तो वो शादी के बाद मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचाए और रेयान अपने बड़े भाई के आगे चुप ना हो जाए और इन दोनों भाई के बीच मेरी किट्टू परेशान ना हो जाए। यही सब सोचकर अथर्व ने फिर गहरी सांस ली और कुछ अलग प्लान करने लगा। दूसरी तरफ ओबरॉय कंपनी में ध्रुव अपने केबिन में अपने हाथों में पकड़ी रिंग को देखकर स्माइल कर रहा था। वो आज ध्रुवी को प्रपोज करने वाला था। तभी ध्रुवी उसके केबिन में आई तो ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपनी रिंग को पॉकेट में रख लिया। ध्रुवी के एक हाथ में फाइल थी और वो ध्रुव के पास आकर उससे कुछ डिस्कस करने लगी। काफी देर तक काम करने के बाद ध्रुव ने ध्रुवी से कहा, ध्रुवी, लंच ब्रेक हुआ है, क्यों ना मैं तुम्हें अपने ही पास के एक रेस्टोरेंट में ले चलूं, अगर तुम्हारा मन हो तो। ये सुनकर ध्रुवी ने स्माइल करते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, चलिए चलते हैं। ये सुनकर ध्रुव काफी खुश हो गया और फिर दोनों पास के रेस्टोरेंट में चले गए जहां ध्रुव ध्रुवी को प्रपोज करने वाला था। उधर ध्रुवी भी काफी खुश लग रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे और ध्रुव ने एक प्राइवेट एरिया बुक किया था जहां वो ध्रुवी को लेकर चला गया। वहां दोनों सोफे पर बैठे और सर्वेंट ने लंच सर्व किया। ध्रुव नर्वस था, पर उसे आज ये करना था क्योंकि उसे बिपाशा और देविका जी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि अगर उसने ध्रुवी को शादी के लिए नहीं मनाया तब उसको उनकी बताई गई लड़की से शादी करनी पड़ेगी, जो कि ध्रुव ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ध्रुवी लंच के बाद मॉकटेल का सिप ले रही थी कि तभी ध्रुव ने उससे सीधे कहा, ध्रुवी, विल यू मैरी मी? ध्रुवी उसकी ये बात सुनकर खांसने लगी और मॉकटेल उसके मुंह से बाहर निकल गया। ध्रुव तुरंत उसे संभालने लगा और फिर ध्रुवी अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए बोली, आर यू किडिंग? देखो, अगर ऐसा है तो मैं इस मजाक के लिए आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे शादी या प्यार से रिलेटेड कोई भी मजाक अच्छा नहीं लगता। ध्रुव उसकी बात सुनकर अपना सिर जल्दी से ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, आई एम टू सीरियस। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चाहने लगा था और तभी मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। प्लीज तुम नाराज मत होना, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ।
ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली जो प्लेटिनम रिंग थी और काफी खूबसूरत भी थी। ध्रुव ने उस रिंग को ध्रुवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ध्रुवी अभी भी शॉक्ड थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिसे वो खुद पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, वो खुद आगे से आकर उसे प्रपोज कर रहा था। ध्रुव ध्रुवी के कुछ ना बोलने से थोड़ा उदास सा हो गया और फिर वो अपनी रिंग को धीरे धीरे वापस अपने पास खींचने लगा। पर तभी उसे दिखा कि ध्रुवी ने खुद अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ध्रुव ये देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बेहद खुशी से ध्रुवी की तरफ देखने लगा, जो कि शर्माते हुए उसे ही देख रही थी। ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और उसने तुरंत उसे रिंग पहना दी। ध्रुवी भी स्माइल करते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है और उस रिंग को अपने हाथों में प्यार से देखने लगी। ध्रुव से जब और रुका नहीं गया तो उसने आगे आकर कसकर ध्रुवी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आई लव यू ध्रुवी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी केयर करूंगा। ध्रुवी कुछ पल तो इस हक से हैरान रही, फिर अगले ही पल उसने भी खुशी से उसके गले लगते हुए कहा, आई लव यू टू ध्रुव, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग हुए और ध्रुव फिर खुशी से ध्रुवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि कई दिनों से मॉम और दादी ने मेरी जान खा रखी थी और अब उन्हें मैं जल्द से जल्द ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ध्रुवी ब्लश करने लगी और स्माइल करते हुए उसके साथ चली गई। यहाँ इनके दो दिल एक हो चुके थे, अब इन्हें बस एक रिश्ते का नाम चाहिए था। क्या प्लान है अथर्व का? क्या वो करा देगा अंतरा की शादी रेयान से? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। दूसरी तरफ अंतरा कैंटीन से अपना लंच करके वापस लौट रही थी। श्रेया कुछ काम से डीन के ऑफिस में गई थी। अंतरा अपनी ही धुन में क्लास की ओर जा रही थी कि तभी उसे कोई रोकते हुए बोला, तुम किट्टू हो ना? अंतरा उस लड़की की आवाज सुनकर रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो और कोई नहीं, सौम्या थी। अंतरा को उसे देखकर सुबह उसका दानिश को घूरना याद आया और वो फिर उसे नॉर्मली देखते हुए बोली, हाँ मैं ही हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अंतरा 19 साल की थी और सौम्या 22 साल की थी, जिस वजह से वो उससे सीनियर थी और अंतरा उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। सौम्या उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, मैंने तुम्हारे बारे में अपने भाई से बहुत सुना है, वो तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। और हाँ, तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि हम दोनों आज ही पहली बार मिले हैं, पर मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ देर तक रेयान को मन ही मन गालियां देती है और फिर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, जी कहिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? इस पर सौम्या थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, वो आज सुबह जो तुम्हारे साथ वो हॉट लड़का था, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना था कि उसका नाम, नंबर और वो कहाँ रहते हैं और भी कई सारी डिटेल। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे सड़ा सा मुंह बनाकर देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं इन लड़कियों को क्या दिखता है उस शैतान में, मुझे तो वो कहीं से कुछ भी नहीं लगते। उफ। अंतरा फिर बोरियत से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ उनके बारे में। उसकी बात सुनकर सौम्या उसे खुशी और एक्साइटमेंट से देखने लगी तो अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, देखिए उनका नाम शैतान है, वो मेरा खून पीते हैं, मुझे बहुत सुनाते हैं, हमेशा अपनी चलाते हैं, दूसरों की तो उन्हें सुननी ही नहीं है, चाहे अगला इंसान कह कह कर ही क्यों ना मर जाए। एक नंबर के अकड़ू, खड़ूस और जिद्दी इंसान हैं। और तो और अगर उन्हें नॉन स्टॉप देखते रहो तो इतने बोरिंग लगते हैं कि उन्हें देखते ही सामने वाले को नींद आ जाए। ये बोलकर अंतरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए सौम्या के हाथों में पकड़ी बोतल को लेकर उससे पानी पीने लगी और फिर आगे बोली, हाँ तो मैं कहाँ थी? वो एक नंबर के शैतान, वैम्पायर, राक्षस। उसने अभी कहा ही था कि सौम्या, जो ये सब सुनकर सदमे में जा चुकी थी, वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं रहने दो, अब मैं समझ गई, जितना मुझे जानना था मैं जान गई, आगे का मैं खुद ही पता कर लूंगी, तुम अपनी क्लास में जाओ। दानिश के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुनकर सौम्या की हालत खराब हो गई थी। सौम्या फिर तुरंत वहां से चली गई। वहीं अंतरा कंफ्यूजन में उसे जाते हुए देखकर बोली,
अरे सुनिए, अभी और है, पूरा सुनकर तो जाइए। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जो भी कहा है सच ही तो कहा है। अब दानिश शैतान हैं तो वही कहूंगी उन्हें। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए अपनी क्लास में चली गई। इस तरह आज की सारी क्लास खत्म हो गई और अंतरा को दानिश का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए। वो उसे लेने नहीं आएगा, उसे कुछ काम है। अंतरा ने ये देखकर राहत की सांस ली और खुशी खुशी ड्राइवर के साथ कार में बैठकर पैलेस के लिए निकल गई। उसे सुकून था कि दानिश उसके साथ अभी नहीं था, क्योंकि उसकी सुबह की हरकतों से अंतरा अभी भी उबरी नहीं थी। वहीं कुछ देर बाद उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा अपना बैग लिए अंदर आई तो उसने देखा कि पैलेस का माहौल काफी खुशनुमा था और अथर्व भी वहाँ हॉल में सभी के साथ बैठा हुआ था और सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। अंतरा उन सब के पास जाते हुए नासमझी में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? और सभी इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? अंतरा को वहाँ देखकर सभी स्माइल करने लगे और फिर बिपाशा जी उसका भी मुंह मीठा करवाते हुए बोली, हम सब खुश इसलिए हैं क्योंकि यहाँ रिश्ता तय हुआ है आज। अंतरा ने उनकी बात सुनकर टेबल पर रखे शगुन के सामानों को देखा और वो एकदम से कंफ्यूज होकर बोली, पर किसकी शादी और किसका रिश्ता तय हुआ है? उसकी बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, किट्टू, तुम्हारी ध्रुवी दी की शादी तय हुई है, वो भी ध्रुव के साथ, और आज से 2 दिन बाद इनकी सगाई भी पक्की हो चुकी है। अंतरा ये सुनकर बिल्कुल हैरान होते हुए बोली, क्या? पर कब, कैसे ये सब हुआ? अंतरा हैरानी में ध्रुव और ध्रुवी की तरफ देखने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए शॉकिंग था। पर उसे ये नहीं पता था कि ध्रुवी इससे पहले भी पैलेस डिनर के लिए आ चुकी थी और ध्रुव ध्रुवी एक दूसरे को काफी टाइम पहले से जानते थे, यहाँ तक कि साथ में एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। अंतरा को ऐसे शौक देखकर फिर ध्रुवी उसके कान में कुछ धीरे से बोली, जिसे सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, पर मुझे सब डिटेल में जानना है और आप बताओगे भी। उसकी बात सुनकर ध्रुवी हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है। फिर अंतरा ध्रुव को देखते हुए बोली, चलो ये तो अच्छी बात हुई, अब आप मेरे परमानेंट वाले जीजू बनने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए और आप दोनों की शादी में मैं तो धमाल करूंगी। उसको खुश देखकर सभी खुश हो गए और अंतरा फिर खुद सबका मुंह मीठा करवाने लगी। पंडित जी ने सगाई का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकाला था और सगाई दिल्ली से ही होनी थी, जिस वजह से ध्रुवी की माँ सुधा और दादा दादी सभी कल आने वाले थे। अथर्व ने उन सभी को इसके बारे में बता दिया था और अथर्व के साथ सुधा और दादा दादी इसलिए भी ध्रुवी के रिश्ते के लिए खुश थे, क्योंकि एक तो ओबरॉय खानदान काफी ऊंचा खानदान था जहां सब अपनी बेटी या बहन की शादी करने के सपने देखते थे, और दूसरा उन्होंने अंतरा का काफी ध्यान रखा था, जिस वजह से उन सभी को ओबरॉय परिवार पर भरोसा हो गया था। वहीं अंतरा आज बहुत खुश थी और ध्रुवी से बातें कर रही थी। पूरा ओबरॉय परिवार बहुत खुश था इस रिश्ते से। अथर्व ने फिर देविका जी से कहा, अब जैसा कि परसों सगाई है और सगाई मैं अपने खुद के बंगले में करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं अब अपनी बहनों को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उन लोगों का मन तो नहीं हुआ अंतरा और ध्रुवी को ऐसे जाने देने का, पर अब ध्रुवी को यहीं आना था, जिस वजह से उन लोगों ने भी हामी भर दी। अंतरा भी दादा दादी से मिलना चाहती थी, जिस वजह से वो भी जाने को तैयार थी, क्योंकि उसे भी अपनी बहन की सगाई के लिए तैयारियां करनी थी। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे से मिलकर कार में बैठ गए और फिर बिपाशा जी अंतरा और ध्रुवी दोनों को वापस जल्दी आने को बोली और उन दोनों ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उन सब की कार अथर्व के विला के लिए निकल गई। कुछ समय बाद भारद्वाज विला के आगे आकर अथर्व की कार रुकी और सभी बाहर निकलकर विला के अंदर गए। अंतरा आसपास विला को ध्यान से देख रही थी। वहाँ नौकर लगे हुए थे और अब रात हो चुकी थी। डिनर उन लोगों ने ओबरॉय पैलेस में ही कर लिया था, जिस वजह से वो तीनों बाहर गार्डन में बैठकर अपनी पुरानी बचपन की बातें अंतरा से करने लगे। अथर्व और ध्रुवी ने अंतरा को कई सारी बातें बताई, जिनमें रेयान का भी जिक्र था। कुछ देर बाद अथर्व उठकर सगाई के लिए कुछ तैयारियां देखने चला गया, तो वहीं अंतरा फिर ध्रुवी के साथ फोन में ऑनलाइन ज्वेलरी और लहंगे डिसाइड करने लगी। अंतरा काफी एक्साइटेड और खुश थी, पर अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थी। इसी तरह फिर उन दोनों को जब नींद आने लगी, तब वो दोनों अपने अपने रूम में चली गईं।
उधर अंतरा जब रूम में आई तब वो पहले फ्रेश हुई और फिर उसके बाद वो नाइट गाउन पहनकर अपने बेड पर लेट गई। नई जगह पर अंतरा को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो जब सोने की कोशिश करती तब उसे दानिश का चेहरा आंखों के सामने दिखता। अंतरा दानिश के बारे में सोचते हुए मुंह फुलाकर बोली, वो मुझे क्यों याद आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं सोचना उनके बारे में। तभी अंतरा को एक गहरी आवाज सुनाई पड़ी, तुम मुझे चाहकर भी नहीं भूल सकती सिली गर्ल, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म से होते हुए तुम्हारी रूह में उतर चुका हूँ, जिसे तुम कभी अलग नहीं कर सकती। अंतरा वहां दानिश की आवाज सुनकर एकदम चौंक गई और बेड पर बैठकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर अपनी खिड़की के पास गई, जहां दानिश टेक लगाकर उसे अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था और सिगरेट की लंबी लंबी कशें भर रहा था। अंतरा एक पल के लिए सहम गई दानिश को वहां देखकर। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी। अंतरा तुरंत बेड से उठ गई और हकलाते हुए बोली, आप सच में हो या मैं सपना देख रही हूँ? खिड़की से इस वक्त चांद की रोशनी दानिश के चेहरे पर पड़ते हुए अंतरा की बॉडी पर पड़ रही थी। अंतरा सिल्क नाइट गाउन में काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर दानिश ने एक नजर चांद को देखा और फिर अंतरा की तरफ देखते हुए एक शायरी बोला, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने आज पागल की तरह। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो अंतरा के करीब बढ़ा। उसने सिगरेट को वहीं नीचे गिरा दिया। इधर अंतरा अभी दानिश को ना समझी में देख रही थी। तभी दानिश उसके करीब आया और अंतरा के बालों को सहलाते हुए बोला, मुझे महसूस करो सिली गर्ल, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है। ये कहते हुए उसने एक झटके से अंतरा के हाथों को मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया और अंतरा के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया। अंतरा को दर्द महसूस हुआ अपने हाथों में और वो अब सेंस में आई। अंतरा की आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोली, किस लिए आए हैं आप यहाँ और क्यों आए हैं? दानिश का चेहरा सर्द हो गया और उसने अंतरा के चेहरे पर जोर लगाते हुए कहा, तुम मेरे सामने सवाल पूछने की कंडीशन में नहीं हो अभी। तुम सिर्फ अभी जवाब दो, तुम किस लिए आई हो यहाँ बिना मुझसे पूछे? किसने हक दिया तुमको खुद की जिंदगी का फैसला खुद लेने के लिए? ये सुनकर अंतरा परेशान होकर एक नजर गेट की तरफ देखने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई उसके रूम की तरफ ना आ जाए और उसे दानिश के साथ ऐसे ना देख ले। अंतरा मुश्किल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज दानिश, आप पागल हो क्या? दर्द हो रहा है मुझे और आप चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि कोई आपको देख ले। दानिश ने ये सुनकर गुस्से से अंतरा को सीधे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आते हुए दांत पीस कर बोला, हाँ पागल हो गया हूँ और पता है इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे पागल करके रख दिया है और अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मेरे खिलाफ जाना क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। ये कहकर दानिश ने अंतरा के डरे हुए चेहरे को सहलाया और टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे बोला, एंड यू नो व्हाट सिली गर्ल, अब बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है, जिसे खुद दानिश ओबेरॉय बदलेगा। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच। अंतरा दानिश की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इस वक्त दानिश उसे हद से ज्यादा बुरा इंसान लग रहा था। तो ऐसा क्या करेगा दानिश जिससे बदल जाएगी अंतरा की दुनिया? क्या दानिश का पागलपन अंतरा की जिंदगी गमों से भर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश अंतरा को घूरे जा रहा था और अंतरा दानिश को डर से देखे जा रही थी। तभी दानिश झुकते हुए अपने होठों को अंतरा के गालों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिस वजह से उसका दम घुटने लगा और वो दानिश को पीछे करने लगी। पर दानिश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और अंतरा के सर के ऊपर कर दिया, जिससे अंतरा नम आंखों से दानिश को देखने लगी। दानिश ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अंतरा की आंखें बंद हो गईं और आंखों के कोनों से कुछ बूंद आंसू तकिए पर गिर गए। अंतरा बेड पर इधर उधर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो हिल नहीं पा रही थी। अंतरा ने फिर कसकर आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि दानिश अभी उसके होठों पर चोट पहुंचाएगा। अपनी किस से अंतरा कांप रही थी, पर कुछ समय बीत जाने के बाद भी अंतरा को दानिश अपने करीब नहीं महसूस हुआ, जिस वजह से अंतरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो हैरान रह गई।
दानिश अब वहाँ नहीं था। अंतरा तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई और वो अपने आसपास हैरानी से देखने लगी। जब उसे दानिश नहीं मिला तो वो बेड पर आकर लेट गई। उसने मन ही मन में कहा, क्या ये सब सपना था मेरा, या फिर दानिश सच में अभी यहीं थे? पर जो भी हो, दानिश की बातों से मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए उसने करवट बदली और फिर वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह भारद्वाज विला में ध्रुवी अंतरा के रूम का डोर नॉक करते हुए बोली, किट्टू, तुम उठ गई क्या? दादा दादी आ चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ। अंतरा, जो कल रात देर से सोने की वजह से अभी अभी उठी थी, वो ध्रुवी की बात सुनकर तुरंत जवाब देते हुए बोली, दी आप चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अंतरा को अपनी फैमिली से मिलना था, जिस वजह से पहले वो सब कुछ अपने दिमाग में साइड करके तुरंत वॉशरूम में चली गई। ध्रुवी भी फिर नीचे चली गई। नीचे हॉल में सुधा के साथ दादा दादी बैठे बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहे थे। दादा दादी के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं सुधा के चेहरे पर अलग ही भाव था। कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर नीचे आई। उसने सोफे पर दादा दादी को देखा तो वो तुरंत बड़ी सी स्माइल करते हुए उनके पास गई। अंतरा को दादा दादी के साथ बिताए सारे पल याद थे, फिर वो धुंधले ही क्यों ना हो। वहीं दादा दादी उसे देखते ही झट से उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। अंतरा भी खुशी खुशी उनसे मिली। उसकी आंखें नम थीं, तो वहीं दादा दादी भी भावुक हो चुके थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें अंतरा वापस से मिलेगी, पर अभी वो अंतरा को पाकर बहुत खुश थे। सुधा, जो ऊपर से नीचे तक गौर से अंतरा को घूरे जा रही थी, वो दिखावा करते हुए प्यार से बोली, किट्टू बेटा, आखिरकार तुम हमें मिल गई। हम बहुत खुश हुए तुम्हें वापस देखकर। अगर तुम अपनी माँ की शक्ल नहीं पाई होती तो शायद ही हम तुम्हें इतने बड़े होने पर पहचान पाते। अंतरा ने जब सुधा की बात सुनी तो उसे कुछ बीते पल याद आए। सुधा ने उसे कभी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया था, हमेशा सौतेलों जैसा ही व्यवहार किया था। अंतरा उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गई, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। ये कहकर वो फिर दादा दादी से बातें करने लगी। उसे सुधा से कभी अपनों वाली फीलिंग नहीं आई। यहाँ तक उसने हमेशा से सुधा को माँ की जगह आंटी ही कहा था। सुधा भी यही चाहती थी, इस वजह से उसने भी कभी अंतरा को नहीं टोका इस बात पर। वहीं सुधा फिर ध्रुवी को लेकर उससे कुछ बात करने चली गई। अंतरा दादा दादी से बात करती रही। तभी वहाँ रेयान आया। अंतरा ने उसे देखा, पर फिर उसने रेयान को इग्नोर कर दिया। रेयान उसे घूरते हुए अंदर आया और दादा दादी से मिला। फिर उसने डायरेक्ट अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, अंतरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा ये सुनकर नासमझी में बोली, बोलो, क्या बात करनी है? रेयान आगे बोला, यहाँ नहीं, अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अंतरा का अभी अपने दादा दादी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, जिस वजह से वो अभी रेयान को मना करती है कि तभी दादी ने खुद ही उससे कहा, किट्टू बेटा जाओ, शायद कुछ जरूरी बात होगी जो रेयान सबके सामने नहीं करना चाहता। उनकी बात सुनकर अंतरा ने जबरदस्ती हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और रेयान को घूरते हुए उठकर दूसरे साइड चली गई। रेयान शातिर मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे गया। कुछ देर बाद एक रूम में अंतरा घबराते हुए फाइल को टेबल पर रखकर ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दानिश ऐसा नहीं कर सकते। रेयान उस फाइल को उठाते हुए अंतरा से बोला, ओह कम ऑन अंतरा, दानिश ओबरॉय कोई संत इंसान नहीं है। उसके काले चेहरे के बारे में तुम अभी नहीं जानती। वो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत आगे की सोचता है, इसलिए अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। अंतरा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी और वो बोली, दानिश मेरे भाई के साथ इतना बुरा क्यों करेंगे? आखिर उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा है? रेयान अपनी चाल चलते हुए आगे बोला, अंतरा तुम बहुत भोली हो। जिसका फायदा दानिश उठा रहा है, उसे अथर्व से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस तुम चाहिए और वो तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। और अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अंतरा उलझ चुकी थी और वो रेयान की बात सुनकर धीरे से बोली, पर मैं इसके बारे में एक बार दानिश से खुद बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। वो ऐसे कैसे भाई की कंपनी को बैंकरप्ट करवा सकते हैं?
रेयान अंतरा की ये बात सुनकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अंतरा, तुम सच में अभी भी बहुत भोली हो। तुम्हें उसका खेल समझ नहीं आ रहा, पर मैं हूं तुम्हें उससे बचाने के लिए। इसलिए तुम ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उससे कुछ भी कहोगी, क्योंकि अगर तुम उससे कुछ पूछने गई तो वो तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेगा और फिर तुम्हारे भाई की इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अंतरा काफी इमोशनल और सेंसिटिव थी, जिस वजह से उसने जब अथर्व के लिए ये सब सुना तो वो डर गई और घबराते हुए बोली, नहीं, मैं भाई की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये सुनकर ही रेयान के चेहरे पर जीत भरी चमक आ गई और वो फिर अपनी आगे की चाल चलते हुए बोला, देखो, तुम शांत हो जाओ। ऐसे डरने या घबराने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये कहकर उसने अंतरा से अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे सगाई करूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो रेयान? रेयान को पता था कि अंतरा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और वो किसी भी तरह से अंतरा से सगाई करना चाहता था, क्योंकि उसे दानिश पर कोई भरोसा नहीं था। वो अंतरा के लिए कुछ भी कर सकता था और रेयान को कल ही पता चला था कि दानिश ने अथर्व को उसकी कंपनी को लेकर ब्लैकमेल किया था, जिसका फायदा उठाते हुए रेयान ने अपनी ये नई चाल सोची, क्योंकि उसे पता था अंतरा ये सुनेगी तो वो जरूर उसकी बातें मानेगी। रेयान अंतरा को ध्यान से देख रहा था और वो फिर आगे बोला, देखो अंतरा, एक यही रास्ता है, क्योंकि अगर तुमने मुझसे सगाई कर ली तो दानिश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हारे भाई की कंपनी भी बच जाएगी। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। उसका दिल अभी भी रेयान की बातों को मानने को तैयार नहीं था, पर तभी रूम के अंदर अथर्व आते हुए बोला, किट्टू, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अपने भाई के लिए, क्योंकि अब मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे बचा लो या चाहो तो मुझे छोड़ दो। अंतरा ये सुनकर हैरानी में देखते हुए बोली, भाई आप भी? अथर्व ने अंतरा को ध्यान से देखा। इस वक्त अथर्व के चेहरे पर कुछ और था तो दिल में कुछ और। अंतरा की आंखों में आंसू आ गए ये सब सुनकर। अंतरा अथर्व के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो रोते हुए आखिर में बोली, ठीक है, मैं कल सगाई करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जहां अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए तो वहीं रेयान के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व फिर प्यार से अंतरा के सिर को सहलाते हुए बोला, किट्टू, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, भरोसा रखना मुझ पर। अथर्व की बातों में कुछ अलग था जिसे अंतरा समझ नहीं पाई और बिना कुछ कहे सीधे रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो भागते हुए अपने रूम में गई और रूम का डोर तेजी से बंद करके उससे टिककर नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से सिसक कर रोने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि दानिश ऐसा कैसे कर सकता था उसके भाई के साथ, वो भी सिर्फ उसे पाने के लिए। पर उन सब से ज्यादा बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि उसकी कल सगाई थी, वो भी उस इंसान से जिससे वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, और वो कहीं ना कहीं दानिश से प्यार करने लगी थी। इसी तरह आज का दिन भी पूरा बीत गया और रात भी किसी तरह कट गई। अगली सुबह सगाई का दिन। अथर्व सुबह से ही सारे काम में लगा हुआ था। गार्डन में सजावट हो रही थी और चारों तरफ नौकर लगे हुए थे। अथर्व ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि अंतरा और रेयान की भी सगाई होगी आज। सभी को पहले से रेयान पसंद था, जिस वजह से सभी खुश थे। ध्रुवी ने अंतरा के लिए लहंगा और ज्वेलरी सब रात को ही मंगवा लिया था और इस वक्त अंतरा के हाथों में मेहंदी लग रही थी। वो अपने रूम में बैठी हुई थी। ध्रुवी की मेहंदी लग चुकी थी और वो बहुत खुश लग रही थी, पर अंतरा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बस अपने हाथ की मेहंदी लगते हुए देख रही थी। तभी ध्रुवी उसके पास आई। अंतरा ने अपनी उदासी छुपाई और ध्रुवी उसके हाथों में लगी मेहंदी को देखते हुए बोली, वाह, क्या बात है, लगता है रेयान तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। इतनी तो मेरी मेहंदी लाल नहीं हुई है। ध्रुवी भी रेयान और अंतरा के लिए खुश थी, क्योंकि अंतरा खुद राजी हुई थी रेयान से सगाई के लिए। वहीं अंतरा ने ये सुनकर झूठी स्माइल करते हुए अपना सर नीचे झुका लिया और फिर ध्रुवी मेहंदी वाली से बोली, इसमें रेयान का नाम लिखना, जो हमारे किट्टू के होने वाले पति देव हैं। ये बोलकर वो हंसने लगी और वहीं अंतरा का दिल बैठ गया ये सुनकर। वो बहुत मुश्किल से खुद को रोने से रोक रही थी। वहीं मेहंदी वाली ने अपना सर हाँ में हिलाया
और फिर ध्रुवी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि मेहंदी वाली अब उसके हाथों में रेयान का नाम लिख रही थी। अंतरा से ये देखा नहीं गया और उसने अपनी नजरें अपने हाथों से हटा ली। उसे दानिश की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश सब पहले जैसा हो जाए, काश उसकी जिंदगी ऐसे ना बदले। तभी उसे अचानक से दानिश की रात वाली बात याद आई। दानिश ने उससे कहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। तो क्या यही बदलाव लाने वाला था दानिश? क्या इसी बदलाव की बात कर रहा था दानिश? अंतरा ने मन ही मन ये सब सोचा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। और तभी मेहंदी वाली उठते हुए बोली, हो गया, लग गई मेहंदी, और आपके पति का नाम भी लिख दिया। एक बार आप देख लीजिए। अंतरा की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने हाथ में रेयान का नाम देखने की, जिस वजह से उसने बस हाँ में सर हिलाया। तो क्या करने वाला है दानिश? कौन होगा अपने प्लान में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो। सिर्फ अंतरा ने अपना सर हिलाया तो मेहंदी वाली मुस्कुराते हुए बोली, एक बार जरूर देख लीजिएगा अपना हाथ मैडम, क्योंकि आपके होने वाले पति का ही नाम लिखा है मैंने। ये कहकर वो तुरंत वहां से चली गई। वहीं अंतरा को मेहंदी वाली की ये बात बहुत अजीब लगी और उसने धीरे से अपनी नजरें अपनी मेहंदी पर की। अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं अपने हाथ में वो नाम देखकर, और वो तुरंत भागते हुए गेट की तरफ उस मेहंदी वाली को देखने गई। पर मेहंदी वाली तब तक जा चुकी थी। अंतरा अभी हैरानी से गेट पर खड़ी थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अंतरा ने टेबल से फिर अपना फोन उठाया और खोए हुए ही उस कॉल को पिक किया। उसका ध्यान तो अभी अपने हाथों पर लिखे उस नाम पर था। तभी अंतरा को कॉल पर किसी की शैतानी हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा का शरीर सिहर उठा और उसकी पकड़ फोन पर ढीली होने लगी। पर तभी कॉल पर आवाज आई, फोन मत गिराना सिली गर्ल, वरना मैं तुमसे बात कैसे करूंगा। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा की पकड़ वापस से फोन पर मजबूत हुई और वो धीरे से बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं दानिश? आपको क्या मिल जाएगा ये सब करके? ये सुनकर दानिश सर्द आवाज में बोला, बाय द वे सिली गर्ल, तुम्हारे हाथों में मेरा नाम कैसा लग रहा है तुम्हें? काश मैं भी देख पाता, पर कोई बात नहीं, कुछ घंटों बाद तुम मेरी बाहों में होगी, तब मैं आराम से जी भरकर तुम्हें देखूंगा। ये बोलकर दानिश वापस शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं अंतरा एकदम सहम चुकी थी उसकी बात सुनकर, और वो जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझे आप? दानिश शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी सोच से बहुत आगे हूँ, और अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। रेडी रहना आज रात के लिए। आई एम कमिंग सिली गर्ल। और फिर कॉल कट हो गया। अंतरा का शरीर कांप रहा था और वो अपने हाथों पर दानिश का नाम देखने लगी, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसे कुछ देर पहले दानिश की भेजी गई उस मेहंदी वाली ने लिखा था। अंतरा को दानिश से अब हद से ज्यादा डर लगने लगा और वो ऐसे ही जाकर बेड पर बेसुध सी बैठी रही। तभी उसका गेट नॉक हुआ। अंतरा गेट की तरफ देखते हुए अपने आप को संभालने लगी और धीरे से बोली, अंदर आ जाइए। उसके ये कहने पर ध्रुवी अपने हाथों में अंतरा के लिए लहंगा और ज्वेलरी लेकर आई, जो आज अंतरा अपनी सगाई में पहनने वाली थी। ध्रुवी टेबल पर उन सब सामानों को रखते हुए बोली, किट्टू, यही सब पहनना है आज तुम्हें, ओके? अंतरा अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोली, ध्रुवी उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ किट्टू, नर्वस हो? ये कहकर वो बेड पर अंतरा के पास आई। ध्रुवी को लगा जैसे वो खुद अपनी सगाई के लिए नर्वस थी, वैसे अंतरा भी होगी। अंतरा ने जब ये सुना तो वो कसकर ध्रुवी के सीने से लग गई। उसे घबराहट सी हो रही थी। ध्रुवी उसकी पीठ को सहलाने लगी। वो उसकी कंडीशन को समझ रही थी। अंतरा कुछ देर बाद उससे अलग हुई तो ध्रुवी ने उससे कहा, किट्टू, देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने भाई से बात कर ली है। अभी सिर्फ सगाई होगी और शादी तब ही होगी जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी। और रेयान बहुत अच्छा है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। अंतरा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, पर उसके दिमाग में बस दानिश की बातें ही चल रही थी। अंतरा ने फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। ध्रुवी फिर बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ, क्योंकि रेयान बहुत बार पूछ चुका है कि अंतरा की मेहंदी कैसी लगी है, उसका नाम कैसा लग रहा है। सर खा रखा है उसने मेरा। ये कहकर वो हंसने लगी और अंतरा उसकी ये बात सुनकर हड़बड़ा गई
क्योंकि मेहंदी पर तो दानिश का नाम था, वो भी बड़ा सा, जो एक बार में ही सभी को आसानी से दिख जाए। अंतरा तुरंत अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, वो दी, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आई। ये कहकर अंतरा तुरंत वहां से चली गई। ध्रुवी को उसका बिहेवियर कुछ अलग सा लगा, पर फिर उसने इतना नोटिस नहीं किया और उठकर रूम से बाहर चली गई। वहीं वॉशरूम के अंदर वॉश बेसिन के आगे अंतरा अपनी मेहंदी को रगड़ते हुए छुड़ा रही थी। वो तेज तेज अपने हाथों पर लिखे दानिश के नाम को रगड़ रही थी, पर उसका फायदा नहीं था। मेहंदी अब तक बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी। अंतरा गुस्से से मेहंदी को घूरने लगी। वहीं नीचे सारी तैयारियां अब तक हो चुकी थीं। गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। रेयान के चेहरे से खुशी तो जा ही नहीं रही थी। आखिर उसके मन का जो हो रहा था अब। रेयान ने अपने बड़े भाई राघवन को भी ये न्यूज़ दे दी थी, जिससे कि राघवन भी खुश हो गया था, पर वो अभी किसी वजह से नहीं आ सकता था, जिस वजह से उसने तोहफे भिजवाए थे। मेहमान अभी से आना शुरू हो चुके थे। वहीं ओबेरॉय पैलेस में भी यही हाल था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहाँ का माहौल काफी खुशियों से भरा था। ध्रुव काफी खुश था। सारे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश नजर आ रहे थे। बिपाशा जी ने फलों की टोकरी को नौकर को पकड़ाया और वहाँ सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में काम कर रहे ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा, फोन करो दानिश के पास। अगर वो आज नहीं आया तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि 2 दिन से वो घर नहीं आया है। और तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, आज के दिन तो काम बंद करो। उनकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मॉम, मैंने उसे कॉल किया था, पर वो कॉल नहीं उठा रहा, और ऑफिस भी ऋतिक संभाल रहा है। शिवम से पूछा तो पता चला कि वो अभी आउट ऑफ टाउन है, और इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप जानती हैं कि सब उसके भक्त हैं, कोई सही इन्फो नहीं देगा उसके बारे में। बिपाशा जी ये सुनकर उसे देखते हुए बोली, ये लड़का सच में मेरी सोच से परे है। हमेशा से ऐसा काम करता है जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। ध्रुव भी उनकी बात से सहमत था। इसी तरह फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम का वक्त भारद्वाज विला में, ध्रुवी का रूम। सुधा काफी खुश थी। आखिर उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में जो हो रहा था, पर उनके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ भी थी, जो अंतरा को लेकर थी। पर सुधा ओबेरॉय खानदान के बारे में सब जानती थी, जिसे जानकर सुधा ने ध्रुवी से कहा, वैसे ध्रुवी बेटा, तुम ध्रुव से प्यार करती हो ना? ध्रुवी अपने लहंगे को ठीक करते हुए बोली, हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सुधा अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, वो मैं इसलिए ये कह रही थी कि अगर ये सिर्फ नॉर्मल पसंद है तो तुम्हें उस खानदान के छोटे बेटे को पसंद करना था, जिसके नाम पर पूरी अल्फा और गामा कंपनी है। ध्रुवी ये सुनकर गुस्से से उन्हें देखने लगी, क्योंकि उसने पैसों से नहीं, ध्रुव के नेचर से प्यार किया था। ध्रुवी ने उनसे गुस्से में कहा, प्लीज मॉम, अपनी बकवास बंद करिए। मैंने प्यार पैसों को देखकर नहीं किया है कि जिसके पास ज्यादा पावर और पैसा हो उससे प्यार करूं। ध्रुव मेरे लिए सबसे ऊपर है, समझिए आप, और आइंदा से ऐसी बातें मत कीजिएगा। ये कहकर ध्रुवी वॉशरूम में चली गई। वही सुधा गुस्से से उसे जाता देखती रह गई। अब तक शाम हो चुकी थी और सगाई का भी मुहूर्त पास आ चुका था, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी और वो ध्रुवी और अंतरा को रेडी कर रही थी। ओबेरॉय परिवार भी विला पहुंच चुका था। अथर्व, सुधा और दादा दादी उन सबको इज्जत से अंदर लेकर आए। ध्रुव ने मरून कलर का कुर्ता पहना था, जिसके कॉलर में डायमंड लगे हुए थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे, म्यूजिक चल रहा था, डेकोरेशन काफी अच्छा था। ध्रुव की नजरें ध्रुवी को खोज रही थी। तभी वहां पहुंचकर ओबेरॉय परिवार को पता चला कि रेयान और अंतरा की भी आज सगाई थी, जिसे सुनकर बिपाशा जी और देविका जी का दिल टूट गया। पर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंतरा खुद राजी थी ये करने को, जिस वजह से वो लोग उसके लिए खुश थे। हालांकि देविका जी के चेहरे पर नाराजगी आ चुकी थी। स्टेज लगा हुआ था, जिस पर एक साइड ध्रुव खड़ा था और दूसरी साइड रेयान गोल्डन कलर के कुर्ते में खड़ा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और अंतरा से सगाई करने की चमक तो उसके चेहरे पर ही थी। ध्रुव उसे घूर रहा था। तभी पंडित जी ने सगाई करने को कहा। सुधा तुरंत ध्रुवी को लेकर आई, क्योंकि पहले उनकी सगाई होनी थी। ध्रुवी ने भी मरून कलर का लहंगा पहना था और उस पर डायमंड ज्वेलरी के साथ फुल मेकअप कर रखा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव की नजरें उस पर टिकी हुई थी। ध्रुवी चलकर उसके पास आई और उसी के साइड में आकर खड़ी हो गई। उसके भी चेहरे पर स्माइल थी।
बिपाशा जी ने ध्रुव को रिंग दी और इधर सुधा ने ध्रुवी को रिंग दी और दोनों ने फिर एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज की। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों अब एक रिश्ते में बंध चुके थे। उसके बाद अंतरा को बुलाया जाने लगा। रेयान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व अंतरा को लेने गया। उसके साथ सौम्या भी आई, पर वो जब अंतरा के रूम में पहुंचा तब वो एकदम से हैरान होकर पूरे रूम को देखता रह गया और तभी वो बोला, किट्टू यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर में एक लड़की लाल साड़ी, लाल चूड़ी पहनकर और लाल बिंदी लगाकर चेहरे पर आंसू की कुछ बूंदें लिए एक इंसान के साथ गठबंधन में बैठी हुई थी और उसके सामने ही हवन कुंड में पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आहुति दे रहे थे। उस मंदिर के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कन्यादान के लिए बुलाने लगे, जिसे सुनकर वो लड़की रोते हुए उस इंसान की तरफ देखकर बोली, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं दानिश, आप हद से ज्यादा बुरे इंसान हो। गठबंधन में इस वक्त दानिश अंतरा को लेकर बैठा हुआ था। दिखने में साफ लग रहा था कि वो अंतरा से जबरदस्ती शादी कर रहा था। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, आई नो सिली गर्ल, मैं बहुत बुरा हूँ, पर जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब आज से तुम्हारा हूँ। ये सुनकर अंतरा ने गुस्से से अपनी नजरें उससे फेर लीं। तभी दानिश पंडित जी से सर्द आवाज में बोला, कन्यादान के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मैं इसे उठा के लाया हूँ। अब चुपचाप आगे की विधि कराओ। पंडित जी उसकी ऐसी बात सुनकर तुरंत समझ गए और डरते हुए चुपचाप अपना आगे का काम करने लगे। वहीं अंतरा मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो दानिश के चंगुल से भाग तक नहीं सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर दानिश बेरहम बना रहा। उसे इस वक्त अंतरा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंतरा उस रेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं दानिश भी पूरे रेड आउटफिट में काफी डरावना लग रहा था। उसके चेहरे के भाव खतरनाक थे। उसने कसकर अंतरा के हाथों को पकड़ रखा था। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा, जिसे सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो दानिश की तरफ देखते हुए आखिरी बार सिसक कर बोली, दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश उसे लेकर खड़े होते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे अब तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। अंतरा को तो अपने पैर में ताकत भी महसूस नहीं हो रही थी। दानिश ने अंतरा की कलाई पकड़े पहला फेरा लिया। अंतरा का शरीर सिहर उठा, वो कांप गई। उसे ये सब सपना लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश उससे शादी कर रहा था, पर वो शादी जबरदस्ती की शादी थी। तो क्या कर लेगा दानिश अंतरा से जबरदस्ती शादी? क्या होगा अब अंतरा की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। दानिश जबरदस्ती अंतरा के साथ फेरे ले रहा था। वहीं पंडित जी जैसे ही वचन बोलने को हुए, दानिश उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये टिपिकल वचन नहीं लेना। मैंने ऑलरेडी ही अपनी सिली गर्ल के लिए सारे प्रॉमिस निभा दिए हैं और आगे निभाऊंगा भी। राइट सिली गर्ल? दानिश शैतानी स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखने लगा, जिसे सुनकर अंतरा अंदर तक सहम गई और उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा गए, जिसे देखकर दानिश उसे कमर से कसकर पकड़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, अभी तो ये पहला स्टेप है सिली गर्ल, और तुम तो अभी से ही लड़खड़ाने लगी। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये कहकर उसने अंतरा को गोद में उठा लिया। अंतरा आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए अपने हाथ को उसके कंधे पर रख लेती है और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उससे दूसरा फेरा लेते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा सिली गर्ल, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अंतरा को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हुई और उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली। कहीं ना कहीं उसे दिल के किसी एक कोने में दानिश का साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर दानिश जिस तरह उसके साथ कर रहा था, इसी बात की उसे तकलीफ थी। 7 फेरे पूरे हुए और दानिश वापस से उसको लेकर बैठ गया। फिर पंडित जी ने सिंदूर भरने को कहा, जिसे सुनकर अंतरा दानिश को रोते हुए देखने लगी। दानिश ने उसे बिना इमोशंस के देखते हुए अपने हाथों में सिंदूर ले लिया। अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था अब आगे क्या होने वाला था। इसके बाद दानिश की वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी।
उसका नाम दानिश के नाम से जुड़ जाएगा। दानिश अंतरा के चेहरे को घूरते हुए पूरा सिंदूर उसकी मांग में भर देता है और इसी के साथ अंतरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। दानिश ने अपनी पॉकेट से 2 मोती वाला एक मंगलसूत्र निकाला, जिसका एक मोती काला और एक सफेद था, जो देखने में ही काफी यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। दानिश ने उसे अपने हाथों में लिया और अंतरा की गर्दन के करीब जाकर उस मंगलसूत्र को उसके गले में बांध दिया। अंतरा कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और दानिश झुककर उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, Now you are finally mine, silly girl. अंतरा ने अब कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अब सच में दानिश की हो चुकी थी और दानिश ने उसकी जिंदगी अब बदल दी थी। दानिश के चेहरे पर जीत भरी चमक थी। दानिश अंतरा से अलग हुआ और उसे देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, Mrs. Antara Danish Oberoi, this is your new name, silly girl. अंतरा उसकी बात सुनकर दानिश को गुस्से से घूरने लगी, पर अब सच्चाई यही थी और वो अब दानिश की बीवी बन चुकी थी। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अंतरा पंडित जी की बात सुनकर गुस्से में उन्हें देखने लगी तो पंडित जी तुरंत उठकर बोले, अच्छा यजमान, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत निकल गए। वहीं दानिश फिर अंतरा को लेकर खड़ा हुआ तो अंतरा उससे सिसकते हुए बोली, अब तो मैंने कर ली आपसे शादी, तो अब आप प्लीज मेरे आश्रम के बच्चों को और मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर शातिर स्माइल करते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है सिली गर्ल, पहले चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके और अपने ससुराल लेकर चलता हूँ। अभी उन लोगों से आशीर्वाद लेना बाकी है हमें। ये कहकर वो शैतान की तरह हंसने लगा। अंतरा गुस्से से उसे देखने लगी क्योंकि दानिश ने उसे ब्लैकमेल किया था, उसे मजबूर किया था उसके अनाथालय के बच्चों को और राकेश जी को किडनैप करके, जिस वजह से अंतरा को खुद यहाँ तक दानिश के पास आना पड़ा था। दानिश ने उसे मजबूर कर दिया उससे शादी करने के लिए। अंतरा अभी कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है, पर प्लीज आप उनके साथ कुछ मत करिएगा। दानिश उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे मंदिर से बाहर नीचे कार की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम बस मेरी बात मानती जाओ, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि वहाँ तुम्हें सबके सामने कैसे बिहेव करना है, राइट? अंतरा ने कुछ नहीं कहा, बस सुबकते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो दानिश ने उसे कार में बैठाया और खुद उसके साइड में जाकर बैठ गया और ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। उनके पीछे बॉडीगार्ड्स की भी कार्स तेज रफ्तार में चलने लगी। वहीं अंतरा सीट के कोने में बैठी बस सिसक रही थी। उसकी लाइफ अब पूरी बदल चुकी थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में इस समय विला का माहौल बेहद गर्म था। मेहमान सारे जा चुके थे और अभी इस वक्त वहाँ ओबरॉय, ग्रोवर और भारद्वाज परिवार मौजूद था। रियान एकदम बौखलाया हुआ था क्योंकि अंतरा गायब थी। सभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। परितोष और शिशिर जी ने भी अपने अपने आदमियों से अंतरा को ढूंढने को कहा था, पर अंतरा का कहीं कोई पता नहीं था। रियान ने अपनी पूरी गार्ड्स की टीम अंतरा को ढूंढने के लिए लगा रखी थी। अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, जिस वजह से अथर्व ने पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि परेशानी उसके चेहरे पर भी थी। वहीं रियान को दानिश पर पूरा शक था, अंतरा के ऐसे अचानक से गायब हो जाने पर, जिस वजह से वो गुस्से से ओबरॉय परिवार को घूर रहा था। उधर बिपाशा और देविका जी दोनों के चेहरे पर चिंता थी क्योंकि अंतरा को वो सब अपनी बेटी के जैसे मानते थे और अब ऐसे उसका गायब हो जाना ये सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी। ध्रुव ने भी अपनी फोर्स लगा दी थी अंतरा को ढूंढने में। ध्रुवी की आंखें नम थीं, वो परेशान थी तो वहीं सुधा खुश लग रही थी। वो तो जैसे यही चाहती थी कि अंतरा वापस से उनकी जिंदगी से चली जाए, पर वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रही थी और दुखी लगने का दिखावा कर रही थी। अभी वो सब अंदर हॉल में थे और तभी उन्हें बाहर कई सारी कार्स के रुकने की आवाज आई। सभी एक दूसरे को देखने लगे और तभी कई सारे गार्ड्स अंदर की ओर आने लगे और उन्हीं के बीच दो लोग आ रहे थे। उन दोनों इंसानों को देखकर वहां खड़ा हर एक मेंबर शॉक्ड हो चुका था। उन्हें जैसे सदमा लग चुका हो गेट पर खड़े दोनों लोगों को देखकर। वहां का माहौल अब मातम के जैसे शांत हो चुका था। सबसे ज्यादा शौक रेयान था और वो वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गया।
बाकी सबको तो अपनी आंखों पर जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दानिश ने अंतरा से शादी कर ली और इस वक्त दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह उन सबके सामने खड़े थे। इस वक्त अंतरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए दानिश के साथ खड़ी थी। तो वहीं दानिश की नजरें रेयान पर थी और उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अंतरा के हाथ को अपने हाथ में लिया। वहीं सुधा जो ये सब देख रही थी वो गुस्से से पागल हो गई। अल्फा और गामा कंपनी का इकलौता मालिक दानिश ओबरॉय ने उस लड़की से शादी कर ली कि जिससे वो बेहद नफरत करती थी। सुधा गुस्से से अंतरा को देखने लगी। तभी रेयान गुस्से से पागल होते हुए अपनी गन निकालकर सीधे दानिश पर तानते हुए बोला, अंतरा को चुपचाप मुझे दे दो दानिश, क्योंकि मैं नहीं मानता इस शादी को। दानिश ने शातिर स्माइल की और अपनी कमर के पीछे से गन निकालते हुए उसे सीधे रेयान के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, हो रियली? तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे भीख मांगोगे उसके लिए और मैं उसे तुम्हें दे दूंगा? हाउ स्टूपिड। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है और मुझे किसी को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेयान चिल्लाते हुए बोला, मैं नहीं मानता इस शादी को। मुझे अच्छे से पता है तुमने ही अंतरा को डराया धमकाया होगा इस शादी के लिए, इसीलिए वो राजी हुई, वरना वो कभी तुमसे शादी ना करती, समझे तुम? ये सुनकर दानिश शांति से अंतरा के चेहरे को देखने लगा। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुई और वो फिर हिम्मत करते हुए सभी से बोली, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, क्योंकि भाई मेरी शादी रेयान से जबरदस्ती करवा रहे थे और मैं रेयान को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से मैंने दानिश से शादी कर ली। ये सुनकर अथर्व जो काफी देर से शांत था वो दानिश को गौर से देखते हुए अंतरा से बोला, तो तुम दानिश को पसंद करती थी, इसलिए तुमने बिना किसी को बताए उससे शादी कर ली किट्टू? ये सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ये कहते हुए अंतरा ने कसकर दानिश के हाथ को पकड़ लिया। तभी रेयान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, झूठ, सरासर झूठ है ये। चाहे कोई माने या ना माने, पर इस शादी के पीछे की असली सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगा और तब मैं तुमसे अंतरा को लेकर जाऊंगा दानिश ओबरॉय, क्योंकि मुझे पता है अंतरा कभी तुमसे शादी नहीं करती। दानिश को उसके बोलने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर अंतरा को अपने करीब कर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें अभी नहीं रोना सिली गर्ल, हम घर चलेंगे, उसके बाद तुम जितना मर्जी हो उतना रोना। अंतरा जो रोने की कगार पर आ चुकी थी, उसने दानिश की बातें सुनकर खुद को मुश्किल से कंट्रोल किया। वहीं पूरा ओबरॉय परिवार दानिश और अंतरा को देख रहा था। सभी के चेहरे पर इस समय कोई खुशी नहीं थी, बल्कि गुस्सा था, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि दानिश अंतरा से ऐसी शादी कर लेगा। पर वहीं देविका जी का दिल खुशी से भर चुका था, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नाराजगी रखी। उधर बिपाशा जी अंतरा को देख रही थी, जिसकी मांग में दानिश के नाम का सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उनकी भी मन में खुशी थी, पर कई सवाल भी थे कि आखिर इतनी जल्दी शादी करने की क्या वजह थी। तभी अथर्व अंतरा से बोला, ये सब जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, और अब ये हो गया है तो इसके लिए मुझे सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं इसे इतनी जल्दी नहीं अपना सकता। ये कहकर अथर्व ऊपर अपने रूम में चला गया, जिसे देखकर रेयान मन में बोला, नहीं, मुझे अथर्व पर शक नहीं करना चाहिए। अथर्व दानिश से नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता तो वो अंतरा से ऐसे मुंह न फेरता। यही सोचकर रेयान फिर गुस्से से दानिश को देखने लगा। रेयान को थोड़ा शक हो गया था अथर्व पर, इसलिए वो ये सब सोचने लगा था। तभी दानिश अंतरा के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें अब मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर पहले चलो हम अपने नए रिश्ते को अच्छे से बनाते हैं। ये कहकर वो शैतानी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी बिपाशा जी उन दोनों से बोली, ये सब तुम दोनों ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। शादी जैसे रिश्ते में सभी बड़ों की रजामंदी होनी जरूरी है, उनका साथ होना जरूरी है, पर तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जिसके लिए हम तुम दोनों से काफी नाराज हैं। दानिश ये सुनकर उन्हें बस बिना भाव के देखने लगा।
तो वहीं अंतरा की पलकें अब गीली हो चुकी थी। तभी दानिश अंतरा को वहां से ले जाते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, आपकी नाराजगी हम जल्द दूर कर देंगे। ये कहते हुए दानिश अंतरा को वहां से लेकर चला गया। वहीं ओबरॉय परिवार और बाकी सभी उन दोनों को जाते देखते रह गए। उधर रेयान भी गुस्से में वहां से निकल गया। उसे अब किसी तरह से इस शादी के पीछे का सच जानना था, जिसके बाद ही वो अंतरा को वापस पा सकता था। उधर ओबरॉय परिवार भी पैलेस के लिए निकल गया। शादी के बाद अब कैसी होगी इनकी जिंदगी? क्या करने वाला है रेयान अब दानिश को अंतरा से दूर करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं दानिश कार में लेकर अंतरा को बैठा था। अंतरा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अब तक जितना खुद को संभाल रखा था वो सब अब वो बाहर निकाल रही थी। कार में पार्टीशन ऑन था। दानिश अंतरा की पीठ को रब कर रहा था और अंतरा रोए जा रही थी। कार पैलेस की ओर नहीं जा रही थी, कार दानिश के प्राइवेट बंगले की तरफ जा रही थी। दानिश जब अंतरा के रोने से इरिटेट हो गया तब वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, चुप, अब एक भी आवाज तुम्हारी निकलनी नहीं चाहिए, वरना अभी के अभी कार से बाहर उठा के फेंकूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा सिसकते हुए बोली, हाँ, यही बाकी रह गया है, यही कर लीजिए आप, तब आपको और सुकून मिल जाएगा। वैसे भी सबसे दूर कर ही दिया आपने। अभी अभी मुझे मेरी फैमिली मिली थी और उसे भी दूर कर दिया, और जो ऑलरेडी फैमिली थी वो भी आपकी वजह से नाराज है मुझसे। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और वो अब दानिश पर गुस्से से चिल्ला रही थी। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि सबकी नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये सुनकर अंतरा उसकी गोद से उतरते हुए गुस्से में बोली, जब इतना ही आपको मेरी चीजें ड्रामा लगती हैं, तो शादी क्यों की मुझसे? ना करते, जी तो रहे थे ना अकेले। क्या खुश नहीं थे तब आप, जो मुझ जैसी मेलोड्रामा करने वाली लड़की से शादी कर ली? ये सुनकर दानिश उसे वापस से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकती, वरना। तभी अंतरा दानिश के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए बोली, वरना क्या? हाँ, अब और क्या करेंगे आप मेरे साथ? इससे ज्यादा बुरा और क्या ही कर सकते हैं आप मेरे साथ? दानिश ने देखा अंतरा काफी ज्यादा हाइपर हो चुकी थी, जिस वजह से सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा को शांत कराते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और धीरे से बोला, अच्छा, अब शांत हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी सिली गर्ल। अंतरा रोते और चिल्लाते हुए थक चुकी थी, जिस वजह से वो ऐसे ही बिना कोई झिझक के उसके सीने से लगी रही। उसे किसी के साथ की जरूरत थी जो उसे दानिश की बाहों में मिल रहा था। दानिश अपना चिन अंतरा के सर पर रखकर कुछ सोच रहा था और उसका एक हाथ अंतरा की पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था, जिससे अंतरा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे दानिश की बाहों में सुकून मिल रहा था। दानिश उसे जितना तकलीफ देता उतना ही उसे उसकी बाहों में सुकून मिलता था। वहीं दानिश बिना किसी इमोशन के एकटक सामने की ओर देख रहा था। अंतरा धीरे धीरे सो गई। दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल डायल किया और कुछ ही देर में उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और फिर दानिश अपनी बाहों में सोई हुई अंतरा को देखते हुए उस इंसान से बोला, कहा था ना वो मेरी होगी, देखो अब वो मेरी बाहों में मेरी बीवी बनकर है। दानिश ये कहकर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं वो कॉल वाला इंसान ये सुनकर गुस्से में बोला, मुझे सब पता है कि ये सब तुमने उससे जोर जबरदस्ती से किया है और जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा दानिश ओबरॉय, तब तुम उसे कैसे बचा पाओगे मुझसे? जिसे सुनकर दानिश भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम उसे सपने में भी अब चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब उसका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है, जिसे तुम अब छू भी नहीं सकते, तो भूल जाओ उसे। और फिर दानिश ने कॉल कट कर दिया और फिर झुककर अंतरा के फोरहेड पर एक किस किया और उसे अपनी बाहों में कस कर भर लिया। कुछ ही देर में दानिश की कार उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी। दानिश अंतरा को अपनी गोद में लिए बाहर निकला और उसे लेकर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया। उसने उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कुछ पल उसके चेहरे को घूरता रहा।
और फिर झुककर उसके होठों को हल्के से चूम लिया और सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सुकून से सो रही थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में सुधा का रूम। सुधा किसी से कॉल पर बात करते हुए बोली, देखो, मैंने तुमसे जो कहा था वो सच है। अंतरा ने खुद सबके सामने ये कहा कि वो उसे पसंद करती थी और इसलिए उसने उससे शादी की। इसमें मेरा या अथर्व का कोई हाथ नहीं था और अब तो अथर्व ने उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। उसकी बात पर उधर से किसी ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, और अगर इसमें कहीं भी तुम्हारी फैमिली की मिली भगत हुई तो सोच लेना, राघवन ग्रोवर से तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। वो इंसान कोई और नहीं, गुस्से से बौखलाया राघवन ग्रोवर था। उसे सारी खबर मिल चुकी थी, जिसे सुनकर सुधा परेशानी में बोली, मैंने कहा ना, ये सब दानिश ओबरॉय ने किया है। उसी की चाल होगी जिसमें उस लड़की ने साथ दिया, बस। इसके अलावा ना तो हम इन सब में शामिल थे और ना ही अथर्व शामिल था। तो तुम्हें जो करना है सिर्फ उस लड़की के साथ करो। वहीं उसी समय दूसरी तरफ एक फेमस बार में दानिश प्राइवेट एरिया में बैठा था। वहाँ का माहौल गर्म था। उसी के जस्ट सामने बैठा इंसान उसे ही देख रहा था। तभी दानिश अपना एक ड्रिंक उठाकर सामने बैठे इंसान से चीयर्स करते हुए बोला, क्या हुआ साले साहब, तुम खुश नहीं दिख रहे हमारे नए रिश्ते से? सामने बैठा अथर्व दानिश को घूरते हुए ड्रिंक करते हुए बोला, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे खुद अपनी बहन को ऐसे दूर करना पड़ेगा। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओ, कितनी बार कहा कि उसे मेरे पास आना ही था। फिर चाहे तुम मेरे इस प्लान में शामिल होते या ना होते, मैं उसे अपना बना ही लेता। उसकी बात पर अथर्व ड्रिंक करते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले कि ये सब हमने प्लान किया था, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अंतरा इन सब से अनजान थी कि उसके पीठ पीछे अथर्व और दानिश ने क्या किया था। वहीं दानिश इस बार कठोर आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? इस बात पर अथर्व झल्लाते हुए बोला, बहन है वो मेरी, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा पर मेरे अंदर है। मैं ही जानता हूँ कि जब वो मेरे सामने ऐसे खड़ी थी तो मुझे कितना दुख हो रहा था, पर क्या करूँ, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं उसे उस ग्रोवर खानदान में जाते हुए नहीं देख सकता था, जिसका बड़ा भाई मुझे ही मेरी बहन को मारने की धमकी दे। मैं नहीं कर सकता था रेयान से उसकी शादी। इस वजह से मुझे ये सब प्लान करना पड़ा। और किट्टू अभी समझदार नहीं है, इसलिए उसे कुछ बताया भी नहीं जा सकता। दानिश ये सब सुनकर बोरियत से बोला, लेट इट बी, अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो अब मेरी बीवी है और अब उस पर पड़ने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तभी दानिश उठते हुए बिना भाव के बोला, वेल आई हैव टू गो, क्योंकि आज मेरी शादी हुई है तो मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। ये सुनते ही अथर्व के कान खड़े हो गए और वो झट से बोला, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, वो भी मात्र 19 साल की ही है और तुम उससे काफी बड़े हो, इसलिए उससे ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई और वो अथर्व को घूरते हुए बोला, साले साहब, अब वो मेरी बीवी है और अब मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। और जब बात रही एज की, तो एज इज जस्ट अ नंबर। ये कहकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। वहीं अथर्व दांत पीसते हुए दानिश को देखता रह गया। वहीं दानिश कुछ ही देर में अपने बंगले में पहुंचा और सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया, जहां इस समय अंतरा सो रही थी। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और फिर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर दानिश ने नाइट आउटफिट पहना, जिसमें सिर्फ एक पैंट थी, बाकी उसकी बॉडी शर्टलेस थी। वो उसी तरह अंतरा के साइड में आकर लेट गया। उसने अंतरा के चेहरे को कंबल से बाहर निकाला और अपने सामने कर लिया, जिसके बाद वो उसे एक सुकून के साथ देखने लगा। दानिश के हाथ की उंगलियां अंतरा के माथे पर लगे सिंदूर को टच करते हुए उसके नाक से, उसके गाल और उसके होंठ से होते हुए उसके चेहरे के हर हिस्से को सहलाने लगी। अंतरा गहरी नींद में थी, जिस वजह से वो कसमसाते हुए दानिश से लिपट गई। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कसकर अंतरा को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ग्लास डोर से धूप अंदर आ रही थी, जो सीधे बेड पर पड़ रही थी।
दानिश की आंखें अभी बंद थीं और तभी एक तेज पंच सीधे आकर दानिश के मुंह पर जैसे ही लगने वाला था, वैसे ही दानिश के एक हाथ ने उस छोटे से हाथ के पंच को अपने हाथों से पकड़ लिया और अगले ही पल अंतरा को अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ गया। अंतरा जो अभी भी शॉक्ड थी कि दानिश जब सो रहा था तो वो उठ कैसे गया इतनी जल्दी, और तभी दानिश अंतरा के गालों पर बाइट करते हुए बोला, ये क्या करने वाली थी तुम सिली गर्ल? अंतरा अपने गाल सहलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, आप तो सो रहे थे ना, तो आप उठ कैसे गए अचानक से? अभी अगर आप ना उठते तो मैं कितने आराम से आपको पंच कर देती। दानिश अंतरा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो तुम इतनी देर से मुझे घूर रही थी और फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे पंच करने आ गई। ये बात सुनकर अंतरा सकपकाते हुए बोली, नहीं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो तो मैं बस उठना चाहती थी क्योंकि सुबह हो चुकी है। दानिश की आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो अंतरा को टाइट हग करते हुए बोला, पर मेरे लिए अभी सुबह नहीं हुई, मुझे अभी और सोना है तुम्हारे साथ। लेट्स स्लीप। अंतरा ये सुनकर शिद्दत से दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश छोड़िए मुझे नहीं सोना आपके साथ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। ये कहकर अंतरा उसकी बाहों में कसमसाने लगी, जिससे दानिश की बॉडी रिएक्ट करने लगी और वो अंतरा की कमर को सहलाते हुए धीरे से बोला, डोंट मूव सिली गर्ल, अदरवाइज आई लूज माय कंट्रोल। ये सुनते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। इस पर दानिश ने फिर टेबल से अपना फोन उठाया जिस पर मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। दानिश ऐसे ही अंतरा को अपनी बाहों में लिए फोन को पिक करते हुए बोला, मॉम। उधर से बिपाशा जी हल्के गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम दोनों? दानिश अपने चेहरे से अंतरा के चेहरे को रब करते हुए बोला, मैं अपने प्राइवेट बंगले में हूँ। मॉम आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ काम था आपको? वहीं अंतरा बिपाशा जी का फोन जानकर शांत हो गई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी उधर से बिपाशा जी ने भड़कते हुए कहा, शादी तो कर ली तुम दोनों ने बिना किसी से पूछे, और अब क्या बहू को अलग लेकर रहने का मन बनाया है? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था कि शादी के बाद तुम बहू को लेकर अलग हो जाओ। दानिश उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अंतरा को देखने लगा, जो ना समझी में उसे ही देख रही थी। दानिश फिर अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है मॉम, मैं अभी आपकी बहू को लेकर आता हूँ। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। क्या माफ कर देंगी बिपाशा जी अंतरा को? क्या अंतरा को पता चलेगा दानिश और अथर्व का सच? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM।